ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ 60% ਦੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 40% ਦੁੱਧ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, 60% ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी, इसमें देखिए अगर आप पूरे देश का डेटा देखेंगे तो लगभग जितना दूध हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है 20-25% प्रोडक्शन है और 100% कंजप्शन है। तो लगभग 4 से 6 गुना जो दूध है वो मिलावटी ही होगा क्योंकि उतना पैदावार है ही नहीं। और दूध की पैदावार पंजाब में काफ़ी है यूपी के बाद में, लेकिन उसमें भी मिलावट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जितना लोकल कंजप्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो रही है। तो लगभग 60% मिलावटी दूध पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आप जो दूध के दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे मिठाइयाँ, मावा, पनीर और बाकी तमाम सारी चीज़ें, उनमें मिलावट के चांसेस और ज़्यादा हैं। और उनमें मिलावट क्या हो रही है वो भी आपको जान के हैरानी होगी। उसमें मिलाते हैं फॉर्मोलिन। फॉर्मोलिन जैसे मृत व्यक्ति के शरीर को या लाश को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसमें डालते हैं ताकि उसमें दूध में बैक्टीरिया ताकि लंबा समय दूध टिक सके। इसके साथ साथ में उसमें डालते हैं डिटर्जेंट, यूरिया और कुछ अलग अलग किस्म के सोडा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। जैसे डिटर्जेंट के कई सारे रूप होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो दूध को कलर साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के तमाम सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका कंजप्शन करने से, जिनको खाने पीने से हमें कैंसर होने की संभावना है। अगर आप देखें तो दूध का कंजप्शन ज़्यादातर बुजुर्ग लोग या बच्चे करते हैं। तो उन दोनों ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें उनके सेहत पे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी सेहत खराब होती है और जो गट हेल्थ है वो खराब होती है, पेट खराब हो जाता है, सारे बैक्टीरिया पेट के खराब हो जाते हैं, बच्चों को डायरिया हो जाता है, दस्त लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गर्मी के सीजन में उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਫਰੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੀਓ। देखिए दूध में नो डाउट अच्छी ताकत है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन और प्रोटीन वगैरह हैं अगर वो शुद्ध मिले तो। लेकिन 6 साल की उम्र के बाद में बच्चों में दूध को हजम करने के जो ताकत है, कैपेसिटी है, वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे लैक्टोस इंटॉलरेंट की कैटेगरी हमारे देश में बहुत बड़ी है। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि जब हम डायरेक्ट दूध पी रहे होते हैं तो वो हजम नहीं होता है, पेट खराब होना और तमाम सारी दूसरी दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उनको दही या लस्सी या फिर मक्खन या घी उनको खिलाया जा सकता है, डायरेक्ट दूध ना पिलाया जाए। डायरेक्ट दूध पिलाने का एक और नुकसान ये है क्योंकि गाय भैंस ने दूध दिया है अपने कटड़े या बछड़े के लिए और उसमें उस कटड़े बछड़े के हिसाब से प्रोटीन, मिनरल्स और जो एंजाइम्स इसके साथ साथ में हार्मोन होते हैं और उतने ज़्यादा हार्मोन इंसानों को हजम नहीं होता है। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा अडल्ट्रेट जो मिल्क है, मिलावटी दूध है, उसका हो गया। तीसरा दूध निकालने के टाइम पे उसमें ऑक्सोटॉक्सिन जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं पशुओं को, गाय भैंस को, जिससे वो ज़्यादा दूध देती हैं या जो दूध नहीं देने का मन कर रहा है किसी पशु का तो उसको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है जो छोटे बच्चे हैं
खासकर लड़कियां हैं, उनका जो मंथली साइकिल है वो बहुत जल्दी चालू हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस तो हो उनके जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस चालू होने की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ में जो पशुओं का चारा है वो उगाने की टेक्निक बहुत ख़राब है। उसमें सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया और डीएपी। इसके साथ में कई सारे किसान हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जहरीला खाना खा के वो पशु जहरीला ही दूध दे सकता है। ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਸਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। देखिए ये तो मिलावट तो हो ही रही है। वो क्या है, दूध निकालने के बाद की मिलावटें हैं जो बेहद खतरनाक हैं। लेकिन पहले पशुओं का डीएनए हमने खराब कर दिया। जो देसी गाय भैंस थी वो अभी हमारे पास नहीं है। बहुत सारी जो एचएफ या दूसरी गायें हैं जिनका दूध बहुत ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी उसमें ज़्यादा नहीं है। उसका जो डीएनए है वो सही नहीं है। इसके बाद में फिर उनका चारा खराबी है। उसके बाद में जो चारा उगा रहे हैं उसमें जीएम क्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा हम दे रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कॉटन होता है, कॉटन के सीड्स हम पशुओं को खिलाते हैं, तो उन सीड्स को बांज बना के ही मार्केट में बेचा जाता है। उससे क्या होता है, पशुओं में भी बांझपन की शिकायत आती है। तो आप देखेंगे कि पशुपालन के हर स्टेज पे हमने मिलावट कर दी है और उस मिलावट का सीधा असर हमारे सेहत पे आना है। फिर खाने पीने के तौर तरीके हमने खराब कर लिए हैं। फिर जो थैली में दूध आता है, प्लास्टिक की थैली में, उसमें माइक्रो प्लास्टिक घुला होता है क्योंकि थैली का जो अंदर का जो दूध के कण है वो माइक्रो प्लास्टिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो हमने खाने पीने के हर स्टेज में अलग अलग किस्म के जहरों को डाल दिया है जिससे बच्चों की सेहत खराब होना तय है। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादातर जो लैक्टोस इंटॉलरेंट कैटेगरी वाले लोग दूध को कंज्यूम करते हैं उनकी सेहत के ऊपर अच्छा प्रभाव होने के बजाय खराब प्रभाव होता है। तो पहले ये पता करना चाहिए कि कौन दूध डायरेक्ट पी सकता है या किसको दही, लस्सी या जो आपका मक्खन घी है वो सूट करेगा। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहा कि जो देसी घी है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको जो कंपनियां हैं जो रिफाइंड ऑयल बनाती हैं उन्होंने बदनाम करके सारे रिफाइंड ऑयल मार्केट में पंप कर दिए और आज के दिन देसी घी बनाने वाले किसान आपको मिलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको बनाना एक तो एक्सपेंसिव है, उसको प्रिजर्व करना मुश्किल काम है और दूसरा सेल आउट करना और तीसरा उसको बेचने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल किसानों के लिए हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग घी की जगह पे या तो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं या पाम ऑयल खा रहे हैं या अडल्टर्ड जो घी है वो खा रहे हैं। तो वो और ज़्यादा नुकसान उनकी सेहत को कर रहा है। खासकर जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 640 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो 20% उत्पादन है और 100% कंजप्शन है तो जो बाकी का 80% बचा वो कहाँ से आ रहा है? उसमें 15 से 20% तो इम्पोर्ट होके आ रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे वो पाउडर की फॉर्मेट में आ रहा है, थैली में भर के आ रहा है या किसी और तरीके से। और जो बचा हुआ लगभग 60 से 70% दूध है वो अडल्ट्रेशन से बनाया जा रहा है और अडल्ट्रेशन में सोया मिल्क हो गया, डिटर्जेंट से बनाया हुआ मिल्क हो गया, यूरिया का मिल्क, पाम ऑयल से भी अभी मिल्क बना रहे हैं। और कल ही मेरा एक फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले एक काफ़ी सीनियर बंदे से बात हुआ जिनका जो इंडस्ट्री के अंदर का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया कि जो मार्केट में खोया और पनीर आ रहा है वो पाम ऑयल से अभी बनाया जा रहा है। उसमें हाइड्रोजन प्रोक्साइड के कुछ फार्मूले डाल के और वो खाने में दिखने में आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगा। उसमें सोया मिल्क और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और उसका सेहत के ऊपर नुकसान बहुत ख़तरनाक होने वाला है
जो अभी पिछले कुछ सालों से मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि जो अगर 20 लीटर दूध का इस्तेमाल करके मान लो कि 1 लीटर आपका 8 लीटर में 1 लीटर पनीर निकलता है, और आप पनीर का जो कीमत देखेंगे वो 8 लीटर दूध से भी आपको कम मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें मिलावट काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। महानगरों में तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंजप्शन इतना ज़्यादा है और जानवर पालने की जो आदत है वो हमें छूटती जा रही है। इसके साथ में एक और डेटा आप देखेंगे, जो पर कैपिटा जानवर पालते थे ग्रामीण एरिया में, वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो आपके जानवर कम हो रहे हैं, गाय भैंस कम हो रही है और दूध बढ़ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो डेटा है, इनको अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ना केवल मिलावट है, बल्कि डेटा से भी छेड़छाड़ हो रही है, जिसकी वजह से हमें क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आएगी। और डेयरी फार्मर्स जो हैं, वो पहले जो देसी गाय पालते थे और उनका एक साइकिल बना होता था कि बुजुर्ग गाय हो गई या जो ना दूध देने वाले हैं या बछड़े हैं, तो उनको वो बेच पाते थे पहले। अभी वो बेचने वाला नेटवर्क जो धार्मिक अंधभक्ति की वजह से जो टूट गया है, उसकी वजह से गाय पालना भी किसानों ने बंद कर दिया, और भैंसों का उतना नंबर बढ़ना आसानी से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारी देसी गाय थी, उनका जो संवर्धन कर सकते थे, नस्ल सुधार कार्यक्रम जिसको बोल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। तो जो दूध का प्रोडक्शन है वो हमेशा गिर रहा है, जानवर कम हो रहे हैं और दूध के कंज्यूम करने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आप दोनों डेटा को मिला के देखेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा कि मिलावट का धंधा बहुत ही डीप है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਕਸੋਟੌਕਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੋਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੋਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ वो देना पैंदा है। देखिए, पहली बात तो जो कंज्यूमर हैं वो अवेयर उनको होना पड़ेगा, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं कि बहुत सस्ते में हमें दूध मिल जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सस्ते में दूध चाहेंगे तो वो आपको अडल्टर्ड ही मिलेगा, क्योंकि गाय भैंस पालने में बहुत एफर्ट लगता है, उनको चारा से लेके उनके गोबर मैनेजमेंट से लेके, और पशुओं की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में उनके रख रखाव, गर्मी सर्दी से बचाव, उनके गर्म सूखे और तूड़ी और तमाम सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेबर उसमें काम करने के लिए राज़ी नहीं है। तो एक सामान्य डेयरी भी अगर आप देखें, पहले गांव में हर घर में 2 4 5 पशु मिलते थे, वो जो छोटी छोटी डेयरियां होती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हम दूध चाह रहे हैं कि 50 रुपये 40 रुपये लीटर हमें मिल जाए, जबकि किसान को जब तक 70-80 रुपया नहीं मिलेंगे पर लीटर, तब तक वो सर्वाइवल मोड में ही रहेगा। तो किसान धीरे धीरे पशुपालन बंद करता जा रहा है या अपने लिए एक आध पशु रख रहा है। अभी मेरे गांव में मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक लगभग 400 पशु होते थे, 400, और अभी मुश्किल से 60-70 पशु आपको मिलेंगे। लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, दूध का कंजप्शन बढ़ गया है, और गर्मी के मौसम में आपस में घरों में हम लस्सी ले आते थे एक दूसरे से मांग के, वो लस्सी भी मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो गई है। वो भी पैकेटां च बंद होने लगी है, पैकेट में आना चालू हो गई है, और वो रियल लस्सी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जब तक किसानों को प्रॉपर रेट नहीं दिया जाएगा तब तक आपको रियल दूध नहीं मिलेगा। यही मसला है फसलों में। आप ऑर्गेनिक फसलें देख रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक हम किसानों को रेट नहीं देंगे तब तक वो इस धंधे में आएंगे नहीं। और जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही है या किसी तरीके से, लेकिन वो आपको अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना चालू करें तो उनका भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो ऑक्सोटॉक्सिन जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हर गाय भैंस को जितना ज़्यादा दूध ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है, दूध प्रोडक्शन के चक्कर में गाय भैंस के जो थन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ऑर्डर ख़राब हो जाता है, तो उसमें से मवाद या खून भी आता है। तो कई बार वो दूध भी जो अच्छा दूध होता है उसमें मिला दिया जाता है और फार्मोलिन के माध्यम से उसको
फिर उसको ठीक करके और फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। तो अभी बहुत सारी कंपनियां नई आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि हम आपको प्योर दूध देंगे, और वो 80 रुपये से लेके 120 या 200 रुपये तक भी पर लीटर दूध दे रही हैं। लेकिन उनका दूध अभी प्योर है। कारण यही है कि उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो अगर उतना दाम किसानों को मिलेगा तो ही वो अच्छा दूध दे पाएंगे, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ FSSAI। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दूध है वो एक एसेंशियल कमोडिटी है और बच्चों के लिए एक प्राइमरी भोजन है। अगर इसमें कोई मिलावट करता है तो उसको सजाए मौत तक दी जानी चाहिए, ताकि वो मिलावट ना करें। इसका खौफ उनमें पैदा किया जाना चाहिए। लेकिन FSSAI का, जैसे आपने बात किया, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो हिदायतें दे सकती है और वो कुछ सैंपल लेके बता सकती है कि कहाँ पे कितना अडल्ट्रेशन हो रहा है। जैसे मैंने कुछ डेटा देखे जिसमें उन्होंने लगभग 1500 सैंपल किए, तो उसमें 300 के करीब सैंपल पास हो रहे हैं और बाकी 1200-1300 जो सैंपल हैं वो फेल हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मिलावट है और वो हमारी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। और हम सब लोग कहीं ना कहीं अडल्टर्ड जो मिल्क है जिसमें बहुत सारी मिलावटें हैं वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे बचने का एक तरीका ये है कि किसानों को अमूल की तर्ज पे छोटे छोटे जो डेयरी समूह हैं या स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, वो बनाने चाहिए। और जो खेती बाड़ी में FPO का एक कॉन्सेप्ट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि किसानों के लिए जो भी सिस्टम बनाया गया है वो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि सामान्य किसान उसमें जाने से डरता है। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतना ज़्यादा उसमें काम होता है। तो जो सोसाइटी बनाते हैं किसान, ऊपर नीचे तो आपका एक सामान्य सोसाइटी रहेगा और जैसे ऊपर अमूल में कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट बॉडी बन गया है, तो इस तरीके से अगर मैनेज करते हैं, हर गांव में, हर तहसील में कुछ FPO बनते हैं, तो वो आपको जाहिर सी बात है कि दूध के साथ साथ में बाकी प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन वो सस्टेन तभी करेंगे जब सरकार उसको फंडिंग दे, सरकार उनको ट्रेनिंग दे, FPO के जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल आसान करे, किसानों को लोन मिलना आसान हो, उनके ऊपर दबाव उस तरीके से ना दिया जाए जैसे अभी किसानों की ज़मीनें कुर्की करने के नोटिस आ जाते हैं, और उनको एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करवा दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उसके साथ में वैल्यू एडिशन का भी काम उनको सिखाया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चना मार्केट में 40 रुपये केजी बिकता है, लेकिन उसका बेसन 120 से 140 रुपये केजी बिकता है। तो बेसन बनाने में खर्चा तो 1 रुपये का हुआ या 2 रुपये मैक्सिमम, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन 3 गुना हो गया। इसी तरीके से मिल्क में अगर उसका आइसक्रीम बना दिया जाता है, उसके बाकी तमाम सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मिठाइयाँ और वो सब बना दिया जाता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो किसानों को एक तो मार्केटिंग में हेल्प करना पड़ेगा, दूसरा उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में, तीसरा उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, चौथा उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में मदद करनी पड़ेगी। और इनके रूल रेगुलेशन बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, किसानों को समझ में आना चाहिए, और हर गांव में ये प्रमोट करने की जिम्मेदारी सरपंच से लेके और उनके ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर हो गए या SDM हो गए, उनकी होनी चाहिए। और इनका एक सेंट्रल पूल डेटा का होना चाहिए कि कहाँ पे कितना कौन खर्च कर रहा है, क्या पैदावार कर रहा है, वो सारा वेबसाइट पे डेटा हो। तब जाके धीरे धीरे लगभग ये 5 ईयर प्लान बनेगा या 10 ईयर प्लान बनेगा, फिर हमारे खाने की शुद्धता बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें दूध के साथ साथ में बाकी उत्पाद भी ऐड करने पड़ेंगे, जो फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, दलहन जो भी किसान उगा रहे हैं उन सबको। तब जाके ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा
और ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तब जाके किसान सरवाइव करेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस सिस्टम पे कब्जा कर लिया है और वही सरकारों को बता रही हैं कि आपको क्या करना है। वो बेसिकली किसानों को बर्बाद करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं और उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं होता और सरकार भी कई बार ध्यान नहीं देती है। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ WHO ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ WHO ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 87% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏਗੀ। 2025 यानी कि कुछ महीने बाद आने वाला साल कोई बहुत ही दूर नहीं है। देखिए, कैंसर आज हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। क्यों बना हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब है कि हम एसिडिक भोजन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एसिडिक भोजन में अडल्टर्ड मिल्क तो बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ में हम जैसे जो सोडा है, पेप्सी, कोला, आपके पिज़्ज़ा, बर्गर और कोई भी ऐसा खाना जो फैक्ट्री से आता है, बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा जो फैक्ट्री से आता है वो खाने की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन आज के दिन अगर हमारी डाइट को देखें तो 60 से 70% जो हमारा खाना है, खासकर अर्बन हाउस होल्ड में, वो फैक्ट्रियों से हम खरीद के खाते हैं। तो उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंडीगढ़ का देखें तो ये कैंसर कैपिटल का स्टेटस पा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब से या हरियाणा के आसपास के इलाकों से ही जो हमारे भोजन आता है, कैंसर पेशेंट भी आते हैं। और जो भोजन हमें मिल रहा है वो या तो गंदे नालों पे उगाया जा रहा है, सीवेज हमारे अनट्रीटेड होते हैं, उन पे हमारी फल सब्जियां उगाई जाती हैं। उसके साथ साथ में हमने हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल और फंगीसाइड ये बहुत ज़्यादा अपने फल सब्जी, अनाज और दूध में इस्तेमाल करने चालू कर दिए हैं। उसका नुकसान नो डाउट हमें भुगतना पड़ेगा। इसका एक और स्टेप जो WTO और PGI की कुछ रिपोर्ट्स को मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो माँ का दूध है, जो नई माता है अपने बच्चे को जो दूध पिला रही है, उसके दूध में और उसके गर्भनाल में भी केमिकल रेजिड्यूज मिल रहे हैं जो इतने घातक हैं कि उसके दूध पिलाने भर से भी कैंसर हो सकता है। माँ का दूध सब तो सेफ माना जाता है बच्चे लिए, तो सेफ माना जाता है, लेकिन जो गर्भनाल है उसी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक भी आ गया है, हर्बिसाइड भी आ गया है और अभी जो सबसे खतरनाक जहर होता है फंगीसाइड, उसके भी रेजिड्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये इतना खतरनाक है कि हमने अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, हवा, पानी, ज़मीन, उन सब में जहर डाल दिया है। और इसका सॉल्यूशन सिंपल है। अगर हम सुधरना चाह रहे हैं तो बाबा नानक की शरण में जाएं, उनको याद करें, उनकी टीचिंग्स को समझें कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो इतना भर समझ गए तो किसान जहर डालना बंद कर देंगे। वो पहले अपनी रसोई को जहर मुक्त करेंगे, फिर अपने दोस्त और रिश्तेदारों के लिए, और फिर जो अर्बन लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि किसान आइसोलेशन में नहीं जी सकता है, तो उनको वो सपोर्ट करें। जैसे आप फैमिली डॉक्टर रखते हैं उसी तरीके से आपको फैमिली किसान रखने होंगे और वो किसान आपको बेहतरीन खाना दे सकते हैं। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो साउथ इंडिया के किसी महाराष्ट्र के गांव से थी, जहां पे लंग कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो वहां उसी गांव का कोई MBBS डॉक्टर बन के और पास की सिटी में प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब उसने इन केसेस को स्टडी किया तो पता लगा कि जो खेती में डाले जाने वाले जहर हैं उसकी वजह से ये केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे किसानों की जान गई इसकी वजह से, और जो कंज्यूमर थे उनकी भी। फिर उन्होंने प्राकृतिक खेती का मॉडल अपनाना चालू किया और अभी बहुत तेज़ी से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो सॉल्यूशन आराम से हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन पहले प्रॉब्लम को अच्छे से सर्टिफाई करना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और बड़े पद्धर पर हमें इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा कि हम बदलाव लेके आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ TV।